हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी का एग्जाम हमारा दिसंबर लास्ट वीक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लगभग 2 साल बाद पेपर होने वाला है। तो आपने जितना कुछ भी पढ़ा है वो रिवीजन करिए, कुछ भी नया मत पढ़िए जितना, क्योंकि आप अगर डेडिकेटेड होंगे तो आपके पास अपने नोट्स होंगे, आपने बनाए होंगे, उनका रिवीजन करिए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, ठीक है, उनको जरूर सॉल्व करना है। यानी कि यूपी टीजीटी के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो आपको जरूर से जरूर सॉल्व करना है। तो उसी की एक सीरीज लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ। तो 2001 का ये पेपर है टीजीटी इंग्लिश का, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मोस्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो लिटरेचर के होंगे, ठीक है। मैं लिटरेचर का पोर्शन कवर करवाऊंगी, यानी कि मैं लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इसलिए नहीं टच करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो लिटरेचर में है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी तरीके का जो कंफ्यूजन है वो बच्चों में कन्वे हो, या उनकी मेरी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसलीडिंग का कॉन्सेप्ट उनमें जाए कि हाँ ग्रामर में कुछ उनका इधर उधर हो गया। तो मैं लिटरेचर में, मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो मैं लिटरेचर पे ही फोकस करूंगी ज्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन, बने रहिएगा लास्ट तक। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जस्ट सेकेंड। यस, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे मैं कलर ले लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द टाइप ऑफ फिक्शन हु सेटिंग इज इन द मिडिवल पीरियड। ओके, तो यहाँ पे मार्क करते हुए चलिएगा। हु सेटिंग इज द मिडिवल पीरियड ऑफन इन अ ग्लूमी कैसल। ग्लूमी कैसल यानी कि कोई ऐसा अंधकार भरा कैसल, मतलब महल या राजमहल जो होते हैं, प्लेसेस, उनके बारे में बात करते हैं। रिप्लीट विद द डंजियस subalternarian passage एंड यूज ऑफ घोस्ट एंड मिस्ट्रीज। तो आपको पूरा नहीं, मतलब मेन मेन जो चीजें हैं वो आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए, यूज ऑफ घोस्ट एंड मिस्ट्रीज, ओके, डंजियंस वाले जो ये थीम है, और कैसल, डार्क प्लेस, ग्लूमी कैसल। तो ये इस तरीके की जो थीम है मेडिवल पीरियड में किस तरीके के नॉवेल्स में होती थी, ये पूछा जा रहा है। तो पिकारेस्क्यू नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, या एपिस्टोलरी नॉवेल, या हिस्टोरिक नॉवेल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिकारेस्क्यू नॉवेल होती है, उसमें एक पिकारो कैरेक्टर होता है। जैसा कि मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी कि पिकारो मतलब ऐसा कैरेक्टर जो मतलब जैसी सोसाइटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेता है। और पिकारो, जैसे कि आप चुलबुल पांडे का जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था वहां पे, कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की जो एक आइडियल छवि बनी होती है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से तोड़ता है, लेकिन वो आइडियल कैरेक्टर है, उसके अंदर है, लेकिन सोसाइटी जैसी है वो वैसा ही अपने आप को बना के फिर सरवाइव करता है। तो वो होता है पिकारो कैरेक्टर। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे गोथिक नॉवेल जो है वो हमारा राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसमें आपको यूज ऑफ घोस्ट वगैरह दिखेंगे। तो ये है, इसका सब जॉनर है गॉथिक हॉरर, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एपिस्टोलरी नॉवेल जो होती है वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखी जाती है, लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का से क्या मतलब है? पोएट्री रिटन टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वेरिफिकेशन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि पोएट्री ऐसी लिखनी चाहिए कि जिस तरीके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए, या फिर पोएट्री लिखने के लिए कोई रॉयल परमिशन दी जाती थी, वो है पोएटिक लाइसेंस। या फिर लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री, या फिर फोर्थ ऑप्शन पोएटिक नॉर्म्स ऑफ पार्टिकुलर पीरियड, यानी कि पार्टिकुलर पीरियड में कोई एक तरीके का नॉर्म्स या रूल्स बनाए गए थे पोएट्री को लिखने के लिए। तो पोएटिक लाइसेंस का क्या मतलब है? तो पोएटिक लाइसेंस एक तरीके का जो राइट है वो पोएट्स को दिया जाता है, यानी कि उनको एक तरीके का फ्रीडम दिया जाता है कि वो सिंटैक्स, ग्रामर वगैरह से एक्सपेरिमेंट करके एक डिजायर्ड जो पोएट्री लिखना चाहते हैं वो लिख सके। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिबर्टीज विद लैंग्वेज इन फैक्ट्स इन पोएट्री। ओके, यानी लिबर्टीज मतलब फ्रीडम देना, आपको इतनी फ्रीडम देना कि आप लैंग्वेज और ग्रामर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके, जिससे आप एक बेहतर पीस लिख सके। ओके, ये होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पोएटिक लाइसेंस मींस लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। द टर्म डिस्क्राइब द फ्रीडम ऑफ एन आर्टिस्ट और राइटर हु हैज टू चेंज डिटेल्स, डिस्टॉर्ट फैक्ट्स और इग्नोर
द यूजुअल रूल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिएगा, पीरियड बिटवीन 1700 टू 1745 टू इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड, यानी कि जो 1700 से 1745 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में? तो आपको पता होना चाहिए जो रेस्टोरेशन पीरियड है वो हमारा हो जाता है 1660 से लेके 1688 तक। तो ये क्लियर हो गया हमारा, 1660 से लेके 1688 का जो पीरियड है वो रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है, जिसमें चार्ल्स सेकंड को फिर से लाया जाता है, मोनार्की को रिस्टोर कर दिया जाता है। और जो इससे पहले जो हमारा रूल चल रहा था ओलिवर क्रॉमवेल का, वो खत्म हो जाता है। ओके, और कैरोलिन जो पीरियड है वो 1625 से लेके 49 तक का जो टाइम है वो कैरोलिन एरा के नाम से जाना जाता है। और इसमें चार्ल्स फर्स्ट आते हैं, और उसके बाद ऑगस्टन जो एज है वो 1700 से लेके 1745 या 50 के बीच में जानी जाती है। तो ये ऑगस्टन एज या फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस ये एक ट्रांजिशनल पीरियड भी बोला जाता है, जब रोमांटिक एज और ऑगस्टन एज के बीच का जो पीरियड है ये माना जाता है ट्रांजिशनल पीरियड। और द एज ऑफ जॉनसन के बारे में आपको पता होगा, 1745 से लेके 85 तक का है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? थर्ड ऑप्शन, ऑगस्टन एज का जो पीरियड है वो 1700 से लेके 1745 तक होता है। इसी को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोला जाता है। नो, यस, एज ऑफ सेंसिबिलिटी गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन गलत है। सो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पीरियड बिटवीन 1700 से लेकर 1745 का जो पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में, उसको किस नाम से जाना जाता है? द रेस्टोरेशन पीरियड, कैरोलिन एज, द ऑगस्टन एज, या फिर द एज ऑफ जॉनसन? तो उसे जाना जाता है ऑगस्टन एज के नाम से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑगस्टन एज एज ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वर्जिल, ओविड के जो वर्क्स थे उनको इमिटेट किया गया था बहुत ज्यादा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा ऑगस्टन एज के बारे में। द एज ऑफ जॉनसन को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोला जाता है। रेस्टोरेशन जो पीरियड है ये 1660 से लेके 1688 या 70 के बीच का जो ये पीरियड है, ये रेस्टोरेशन पीरियड, इसमें मोनार्की को फिर से चार्ल्स सेकंड को बुलाया गया था और मोनार्की को रिस्टोर किया गया था। कैरोलिन एज जो है ये 1625 से लेके 49 तक ली थी, चार्ल्स फर्स्ट इसमें इनके रेन थी। और द ऑगस्टन एज को मैंने बता दिया, एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसमें बताया है, ऑगस्टन जो राइटर्स थे उन्होंने मतलब वर्जिल, होरेस एंड ओविड के जो वर्क्स हैं उनको इमिटेट किया था, राइट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें जो नाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, इस तरीके के जो राइटर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वर्किंग माइंड इज कॉल्ड, यानी कि जो एक मतलब एक माइंड होता है, जो इंटरनल माइंड होता है, जो हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा चलता रहता है, तो उस तरीके के माइंड और अवेयरनेस को क्या बोला है? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, एपिफैनी, या फिर निगेटिव कैपेबिलिटी, या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लूं, एपिफैनी क्या होता है? एपिफैनी जो होता है एक मूवमेंट होता है, एक जब कैरेक्टर किसी मूवमेंट का रियलाइजेशन करता है तो उसकी एक स्टोरी होती है, ठीक है? आपकी लाइफ में जैसे कोई मूवमेंट हुआ, राइट, तो आपने किसी चीज को रियलाइज किया, यानी कि आपने अगर किसी का दिल दुखाया तो आपको गिल्ट का जो रियलाइजेशन होता है, तो उसकी अपनी एक कहानी बन जाती है, राइट? ये उस मूवमेंट से जुड़ी एक स्टोरी बन जाती है, उसको एपिफैनी बोलते हैं। निगेटिव कैपेबिलिटी जो है, ये टर्म किसने दिया था? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन कीट्स ने एक लेटर लिखा था 1870 में अपने ब्रदर्स को, उनके ब्रदर का नाम था जॉर्ज एंड टॉम। जॉर्ज एंड टॉम को लेटर लिखा था ये 1817 में, तो वहां पे इन्होंने बात किया था इसकी निगेटिव कैपेबिलिटी की। और ये जो टर्म है ये इन्होंने रेफर किसको किया है? तो शेक्सपियर को किया है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव।
तो ये टीएस इलियट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा कि ये एक तरीके का लिटरेरी डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि इसमें सेट ऑफ इवेंट्स रखे जाते हैं, सेट ऑफ इवेंट्स हो गए, एक्शंस हो गए, जिससे क्या होता है आपका एक स्पेसिफिक जो इमोशन होता है वो इवोक होता है। लाइक अगर आपने कोई बचपन की मेमोरीज देखी, बच्चों को खेलते हुए देखा, तो आपका एक सर्टेन जो इमोशन है वो इवोक होता है कि हाँ आप भी ऐसे रहते थे, आप भी ऐसे छोटे छोटे बच्चों की तरह खेलते थे, तो वो एक सडन इमोशन आपका इवोक होता है। तो ये जो टर्म था, इसको मतलब सबसे पहले जो है वाशिंगटन आल्स्टन, वॉशिंगटन जो आल्स्टन है, उन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था। उसके बाद इसको सबसे ज्यादा यूज किया आज के टाइम पे, तो वो 1840s के स्टेज में टीएस इलियट ने इसको सबसे ज्यादा यूज किया था 1990 में। ठीक है, टीएस इलियट ने इसको सबसे ज्यादा यूज किया था 1990 में। और इसके पहले जो ऐसे हुआ था उसमें सबसे पहले इसको यूज किया था वाशिंगटन आल्स्टन ने, वॉशिंगटन आल्स्टन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वॉशिंगटन आल्स्टन, ये नाम है इनका। और इसको यूज किया था 1840 के जो एस्से में अपने इन्होंने यूज किया था, उसके बाद यूज किया था टीएस इलियट ने। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इतना डीप में नहीं पूछेंगे, लेकिन ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर वॉशिंगटन आल्स्टन है ऑप्शन में तो आप इन्हीं के साथ जाएंगे। ओके, व्हाट इज मीन बाय कैथारसिस? तो कैथारसिस का क्या मतलब होता है? ट्रेजिक फ्लॉ इन एंटागोनिस्ट, ट्रेजिक फ्लॉ इन प्रोटेगोनिस्ट, या फिर फाल्स स्टेप टेकन इन डार्क, या फिर परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। तो ये होता है हमारा परगेशन ऑफ इमोशन एंड पिटी एंड फियर, यानी कि जब आप स्टेज पे कोई सीन देख रहे हैं, आपका जो इमोशंस रिलीज होते हैं आपके आंसुओं के रूप में, तो वही होता है आपका पूरा तरीके से प्यूरिफिकेशन हो जाता है इमोशंस का, तो वही है कैथारसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टर्म डिस्टोपिया इंप्लाइज, डिस्टोपिया का क्या मतलब होता है? प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ड, या फिर अनप्लेजेंट रियल वर्ड, या फिर प्लेजेंट रियल वर्ड, या फिर अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ड। तो डिस्टोपिया जो होता है एक तरीके का इमेजिनरी वर्ड होता है जिसमें सब कुछ इनजस्टिस होता है, यानी टेक्नोलॉजी सब कुछ होती है इस तरीके से, जो ह्यूमन होता है उसका डिस्ट्रॉय होने लगता है, वही डिस्टोपियन वर्ड है। द टर्म डिस्टोपिया मीन्स अनप्लेजेंट imaginary word. It is an imagined state or society in which there is great suffering, यानी कि वहां पे इतना ज्यादा सफर करना पड़ता है, इतनी ज्यादा इनजस्टिस होती है। ओके, इट डिनोट्स एन एंशियंट ग्रीक वर्ड मीनिंग बैड प्लेस, यानी इसका मतलब क्या है कि बैड प्लेस, इसका एंशियंट ग्रीक मीनिंग है। ओके, ये चीज वही चीज है जैसे कि आप का बिल्कुल इनजस्टिस हो, वहां पे इनइक्वालिटी हो, जैसे कि आज की सोसाइटी को भी हम डिस्टोपियन सोसाइटी कह सकते हैं, बिकॉज जस्टिस तो है, जैसे कि न्याय कानून भी है, लेकिन इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं, वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं मिलती है। ओके, तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वाशिंगटन अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखेंगे, टीएस इलियट दिखेंगे, तो आप टीएस इलियट के साथ जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है, इसमें आपको पता ही, मैंने जैसे बता दिया कि आपके सामने ऐसे इवेंट्स रखे जाएंगे, ऐसी मेमोरीज रखी जाएंगी जिससे आपका पर्सनल कोई मेमोरी है वो आपकी रिलेट करेगी, यानी ऑब्जेक्ट के साथ आपका इमोशन रिलेट करेगा, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स। ऐसे यूनिवर्सल सिंबल्स हैं, ऐसे यूनिवर्सल इमेजेस हैं जिनके थ्रू आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है टीएस इलियट का। द फादर ऑफ टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज टीएस इलियट। ही यूज्ड द लिटरेरी टर्म्स इन एस्से, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो है, ये एस्से है इनका, उसी में इन्होंने इस टर्म को यूज किया था। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वाशिंगटन ने इसको सबसे पहले क्वाइन किया था। द टर्म इज क्वाइंड बाय द पेंटर एंड पोएट वाशिंगटन आल्स्टन एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय इलियट टू एक्सप्लेन हाउ इमोशन इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन पोएट्री। यानी कि सबसे पहले क्वाइन किसने किया था? तो वाशिंगटन ने किया था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज और इंट्रोड्यूस जिसने किया है वो टीएस इलियट थे। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवेल? प्रोलिटेरियन जो होते हैं ये वर्किंग क्लास होते हैं, तो इसकी थीम भी क्या होगी? अरिस्टोक्रेटिक नहीं होगी, मिडिल क्लास भी नहीं होगी, वॉरियर्स नहीं होगी, वर्किंग क्लास होगी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन
यहाँ पे राइट हो जाता। आप सोच रहे होंगे इसमें टिक क्यों लगे हैं, बिकॉज मैंने ये सॉल्व किया था, मुझे कहीं भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे थे, तो मैंने बुक ऑर्डर किया था। तो मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ, जिससे अगर आप लेना चाहें तो आप बिल्कुल ये बुक ले लें, और ये कोई भी प्रमोशनल नहीं है, ये आप बुक ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर जो भी पेपर सॉल्व हुए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो ये चीज हो गई यहाँ पे। तो ये जो प्रोलिटेरियन जो नॉवेल है, इसकी थीम होती है वर्किंग क्लास। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, मेंशन है यहाँ पे बॉक्स में। ओके, सो जो ये टर्म है, द थीम ऑफ proletarian novel is working class. This is the sub genre of the novel written by workers. यानी workers के लिए मेनली लिखा जाता था, यानी कि वर्किंग क्लास के जो पीपल्स हैं वो किस तरीके से सफर करते हैं इस सोसाइटी में, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में किस तरीके से सफर करते हैं, इसलिए ये नॉवेल का जॉनर यही है। 9th क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कार्ड। यानी कि एक कैरेक्टर होता है जो आपको पूरी स्टोरी में लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यानी उसके एक्शंस जो भी हैं वो सब एक जैसे ही रहते हैं। जैसे कि आपने जॉनी लीवर का जो कैरेक्टर देखा होगा, वो आपको थ्रू आउट द फिल्म में एक ही जैसे डायलॉग्स, वही ह्यूमर, वही उसी तरीके के एक्शंस में आपको वो दिखाई देंगे। तो इस तरीके कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, राउंड कैरेक्टर तो ये बिल्कुल भी नहीं है, डायनामिक है नहीं। डायनामिक में क्या होता है, उसका चेंज होता रहता है। ओके, कैरिकेचर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, कार्टून जो इमेजेस के थ्रू फन क्रिएट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी बराक ओबामा का बड़ा सा मुंह, फिर छोटी छोटी सी टांगे बना के जो वो मिनिएचर बनाते हैं, तो उसी को कैरिकेचर बोलते हैं। ओके, तो और फ्लैट कैरेक्टर यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्लैट कैरेक्टर इज वन which remains almost unchanged। इसको स्टैटिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं थ्रू आउट द स्टोरी। ये पूरी स्टोरी में क्या होता है, अनचेंज रहता है। जैसे मिस मिस ओके, इन डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस में एक कैरेक्टर है मिस मिकावर्स, कैरेक्टर जो है वो अनचेंज रहता है, ऐसा ही फ्लैट कैरेक्टर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा क्या है, ड्रामा इज बी एक्ट इन ओपन, क्या इसको ओपन में एक्ट किया जाता है। ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट पे जो परफॉर्म किया जाता है, सड़कों पे आपने देखा होगा। और ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर या फिर ड्रामा टू बी रीड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा ड्रामा टू बी रीड, यानी क्लोसेट ड्रामा जो है ये सिर्फ रीडिंग के पर्पज से लिखा जाता है, इसको आप परफॉर्म नहीं। तो क्लोजेड इज द ड्रामा टू बी रीड, ओके, ओनली रीड, रीड करने के लिए। A literary genre that is not intended to be performed on stage but read by a solitary reader or sometimes allowed in the small group। ओके, फ्यू एग्जाम्पल है इसके, देखिए जॉन मिल्टन का एक इम्पॉर्टेंट जो ये है ड्रामा, वो है सैमसन अगोनिस्ट 1671। सैमसन जो है बाइब्लिकल कैरेक्टर, अगोनिस्ट मतलब उसके स्ट्रगल्स उसके बारे में है। तो ये 1671 में था इनका वर्क। और थॉमस हार्डी का डायनास्ट, ये 1903 से 8 के बीच में 3 पार्ट्स में आया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो के राइटर कौन है, तो यहाँ पे डेनियल डोफे जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो इज रिटन बाय डेनियल डोफो। दिस इज नॉवेल पब्लिश बाय 25 अप्रैल 1719। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, इसमें प्रोटैगोनिस्ट है रॉबिन्सन क्रूसो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन है, द बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। शेक्सपियर के जो बेस्ट वर्क्स थे वो कब आए थे, बिफोर 1595 के पहले, या फिर बिफोर 1601, या आफ्टर 1612, या आफ्टर 1603। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1603 के बाद के जो भी वर्क्स हैं, इसमें इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज आई हैं, किंग लियर, ओथेलो, लाइक इस तरीके की ट्रेजेडीज इनके इस पीरियड में आई हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देखिए, बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन आफ्टर 1603, अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ शेक्सपियर वर्क्स वाज डन बिफोर 1603। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजास ऑफ, यानी कि कितने स्टैंजा में वो लिखी गई है, 4 लाइन्स में, 7 लाइन्स में, 6 लाइन में, या फिर 9 लाइन्स में। तो सही आंसर क्या हो जाएगी,
तो 6 लाइन में। ये इनकी इमेच्योर पोएम भी बोली जाती है, 6 लाइन के स्टैंजा में लिखी गई है। राइमिंग स्कीम है ABA BCC, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और हाँ, ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर इज वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमियज एंड कॉन्डेल। तो सबसे पहले तो हमारा एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि फर्स्ट फोलियो को किसने मतलब बनाया था, किसने उसको पब्लिश किया था। तो ये हेमियज एंड कॉन्डेल हैं, इन्होंने पब्लिश किया था 1623 में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट फोलियो कब आया था, तो 1623 में। इसमें कौन सा प्ले जो है वो नहीं पब्लिश हुआ था, तो पेरिकल्स, सिम्बलीन, टाइटस एंड एंड्रोनिकस या फिर विंटर्स टेल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेरिकल्स। पेरिकल्स नहीं पब्लिश हुआ था। इसके साथ मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, ये इनके कलेक्शन का टाइटल था। ओके, मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ऐसे ही आपको अगर आ जाए 1623 का टाइटल क्या था फोलियो का, तो आप पहले कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेस बाय विलियम शेक्सपियर पब्लिश इन 1623। ओके, commonly referred as the first folio बोला जाता है इसको। It contains 36 plays and was prepared by John Heminges and हेनरी कॉन्डेल, ठीक है। पेरिकल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर, पेरिकल्स को नहीं इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा 15 नंबर का, इट इज बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। ओके, तो ये जो शेक्सपियर के ऊपर इल्जाम लगा था कि ये मतलब डियर जो है उसको पॉच करने का काम कर रहे थे, तो ये कौन से गार्डन में थे, तो थॉमस लूसी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। इट इज बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन गार्डन ऑफ थॉमस लूसी, though there is no document evidence for this, but इसका कोई एविडेंस, लीगल एविडेंस नहीं है कि शेक्सपियर गिल्टी थे इस काम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हार्ट wrapped इन द प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में ये लाइंस किसने बोली हैं, टाइगर्स हार्ट wrapped इन अ प्लेयर्स हाइड। तो बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मॉलर या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड या रॉबर्ट ग्रीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, रॉबर्ट ग्रीन ने इसको बोला। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अच्छी तरीके से, इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि अगर ये लाइन आ जाती है हमारे एग्जाम में तो हम अच्छी तरीके से इसको टैकल कर पाए। टाइगर्स हार्ट wrapped इन अ प्लेयर्स हाइड, तो ये जो लाइन है ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, किसके लिए, शेक्सपियर के लिए। द ऑथर इज रॉबर्ट ग्रीन who was a popular Elizabethan dramatist and pamphleteer. Okay, in the pamphlet Green's Groats Worth of Wit, ठीक है। तो ये जो पैम्पलेट है इसका टाइटल आप ध्यान रखिएगा, ग्रीन्स ग्रॉट्स वॉर्थ ऑफ विट, ये इनका पैम्पलेट था। इसमें इन्होंने मिलियन ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें इन्होंने शेक्सपियर को भी इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा ही प्रेफर्ड द यूनिवर्सिटी विट, यानी यूनिवर्सिटी वेट्स ओवर शेक्सपियर हु वर एकेडमिक्स एंड राइटिंग एट द सेम टाइम। ही यूजेस द लाइन ओ टाइगर्स हार्ट wrapped इन अ वुमेन्स हाइड, ये जो लाइन है शेक्सपियर के ही प्ले में है, हेनरी फोर्थ पार्ट 3 एंड हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3 एंड पार्ट 3 में ये लाइन है, टाइगर्स हार्ट wrapped इन अ प्लेयर्स हाइट। रॉबर्ट ग्रीन ने बोला है अपने मैगजीन ग्रीन्स ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में शेक्सपियर को, जिसमें इन्होंने शेक्सपियर को बोला है, ये इनके हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3 की लाइंस हैं। ओके, इन लाइंस के थ्रू इन्होंने अटैक किया है शेक्सपियर को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, विच वन इज राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। तो ये सभी लोग बताते हैं कि हुक्म जो है इसका सही मतलब फॉर्म है, आप इस ऑर्डर में रख सकते हैं। सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यही है कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड ये यहाँ पे मैकबेथ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन ये है, तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसी फॉर्म में आपको इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज को अरेंज करना है, तो हुक्म से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड।
तो ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के लिए किसने बोली है? स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, तो ये बोला है मिल्टन ने। ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये जो लाइंस बोली हैं इन्होंने अपने जो पोएम है वो एलेग्रो में बोली है, ठीक है। मिल्टन कार्ल शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, दीज लाइंस appeared in poem allegro. Allegro is a lyric poem whose Italian title means the cheerful man. Milton imposed his loving praise of Shakespeare, calling him smartest, okay, शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सॉरी, स्वीटेस्ट, ओके, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेगा, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर। तो आपको बताना है ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई है, इसके स्पीकर कौन है, कौन ये लाइन बोल रहा है। वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। तो ये जो लाइन्स है ये किसने बोली है? मैकबेथ, मैकबेथ में बोल रहा है, या फिर हैमलेट, हैमलेट में बोल रहा है, या फिर ट्वेल्थ नाइट में मॉलवोलियो बोल रहा है, या फिर टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो बोल रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये जो लाइंस है ये बोल रहा है टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो। दीज मेंशन लाइंड वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन our little life is rounded with a sleep is taken from the tempest। प्रॉस्पेरो ने ये लाइंस बोली है। दीज लाइंस केम अप टू टेम्पेस्ट इन एक्ट 4 सीन 1। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्ट 4 सीन 1 में ये लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, एक्ट 1 सीन 4, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये जो लाइन है ये किसने बोली थी? लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन लगाऊं या बेन जॉनसन लगाऊं। तो शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज uttered बाई जॉन मिल्टन, मैथ्यू अर्नोल्ड, या फिर बेन जॉनसन या टी.एस. एलियट। तो ये जो लाइंस हैं ये बोली हैं बेन जॉनसन ने, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है बेन जॉनसन uttered these lines that Shakespeare was not of age but for all time, ठीक है। तो बेन जॉनसन, ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रिक बनाई है बट ये चीज ध्यान रखिएगा was not for an age बट फॉर ऑल टाइम, ये बेन जॉनसन ने बोला है, रट लीजिए। दीज वर्ड्स ऑफ प्रेज आर प्रोबेबली द मोस्ट फेमस एवर रिटन अबाउट शेक्सपियर के लिए इन्होंने बेन जॉनसन ने लिखा था, ये इनके फेलो राइटर थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन गुड फ्रेंड फॉर जीसस sake forbear to dig the dust enclosed here, blessed be the man and spared these stones and cursed be he that moves my bones। तो ये लाइंस जो है ये कहाँ की है? बहुत ही फेमस लाइन है, मुझे पढ़ते ही समझ में आ गया था। सिम्बलिन की है, एज यू लाइक इट की है, या फिर मच अडो अबाउट नथिंग की है, ये शेक्सपियर के टॉम्ब की है, यानी शेक्सपियर के कब्र पे ये लिखी गई लाइंस हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वेयर फ्रॉम दीज लाइंस, ठीक है, लाइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट इतनी रिपीटेड लाइंस वाले क्वेश्चन है उनको जरूर करके जाएं। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन nor the furious winter's rage, thou thy worldly task has done, home art gone and taken thy wages। तो ये जो लाइन्स है ये कहाँ पर बोली गई हैं? तो ये जो प्ले है सिम्बलिन उसमें बोली गई हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, इस सिम्बलिन में ये बोली गई लाइन्स हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। द अबोव लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले सिम्बलिन एक्ट 4 सीन 2, एक्ट 4 सीन 2 से ये लाइंस ली गई हैं। दिस लाइन आर संग ओवर द डिजीज्ड फॉर्म ऑफ क्लॉटेड एंड पिटले, ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who expresses the common judgment of whom when he says I do not remember that any book or person or event in my life
over made so great an impression upon me the plays of Shakespeare। तो ये जो लाइंस हैं जजमेंट ऑफ होम, ठीक है, ये तो किसने बोला है? सही आंसर क्या हो जाएगा? दांते, कीट्स, गोएथी या फिर वर्ड्सवर्थ। तो सही आंसर जैसा कि इसमें दिख रहा है गोएथी होगा। देखिए हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्या है। तो जॉन वॉल्फगैंग वॉन गोएथी वाज अ जर्मन राइटर एंड स्टेट्समैन। मुझे लगा ये कौन से गोएथी हैं जो हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, थ्री राइटर्स को पढ़ा, उसमें करवाया था मेमोरियल वर्सेस में। ही wrote novels, poetry, and dramas, memoirs, and was a literary critic. Goethe expresses the influence of Shakespeare by saying that I do not remember that any book or person or event in my life that were or event in my life made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare। यानी कि इन्होंने बोला है कि जितना मैंने शेक्सपियर की बुक्स को पढ़ा है उससे जितना मैं इन्फ्लुएंस हुआ, जितना ज्यादा इंप्रेशन मुझ पे हुआ है उतना अब तक नहीं हुआ। तो ये गोएथी ने शेक्सपियर को बोला था उनकी बुक्स जब इन्होंने पढ़ी थी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जॉन वॉल्फगैंग वॉन गोएथी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पूरा नाम है इनका। ओके, तो ये चीज मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा। हर्मियास कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले, कौन से प्ले में हर्मिया का कैरेक्टर है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको पता ही होगा, मेन जो लीड कैरेक्टर है वो यहाँ पे मिड समर्स नाइट में आपको हर्मिया का कैरेक्टर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। ये जो लाइन बहुत फेमस लाइन है, इज सेड बाय, ये अगर ऑप्शन में नहीं भी होता तो भी मुझे पता, जूलियस सीजर प्ले जो है उसमें ये लाइन एंटनी बोलता है किसके लिए? ब्रूटस की डेथ पे। ब्रूटस की डेथ पे जब उसके पास जाता है तो वो ये बोलता है दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बोला गया है एक्ट 5 सीन 5 में। एक्ट 5 सीन 5 में किसने बोला है? एंटनी ने। किसके लिए बोला है? ब्रूटस के लिए बोला है। किस प्ले में बोला है? तो जूलियस सीजर में बोला है। ओके, मिल्टन वॉज बोर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर, किस ईयर में मिल्टन का जन्म हुआ था ब्रेड स्ट्रीट लंदन में? तो 1608 में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। व्हाट अदर इवेंट्स इन पिक्यूलियर इन द ईयर, यानी कि 1652 में जब ये ब्लाइंड हुए थे तो उसी साल में उनके साथ कौन सा एक मेजर इवेंट हुआ था? पब्लिश्ड कॉमिक्स या फिर मैरिड हिज वाइफ डेड, स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई थी, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। द अदर इवेंट्स दैट मिल्टन पेक्यूलियर इन द ईयर वॉज हिज वाइफ डेथ, his wife died 3 days after giving birth to their fourth child, and 6 weeks later, the third child and only son John also died। ओके, तो ये चीज है, यहाँ पे ये कुछ इवेंट है इनके। और इसके बाद his first wife was Mary Pommel and second wife was Catherine Woodcock। क्लियर। लेसिडास वो रिटन इन द मेमोरी ऑफ, लेसिडास जो है ये किसकी मेमोरी में? एक पैस्टोरल एलेजी है, किसकी मेमोरी में लिखी गई थी? तो सर क्रिस्टोफर मिल्टन के बारे में, या फिर एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी गई थी, या आर्थर ह्यूज क्लफ, या फिर आर्थर हेलम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड किंग। Lycidas was written in the memory of Edward King. Edward King died in the sea accident in August of the year when the poem appeared in 1632. This is the pastoral elegy by John Milton in irregular rhyme। pastoral elegy क्या होता है? जिसमें सपोर्ट्स वगैरह होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु रोट एंड अबाउट whom, किसने किसके बारे में ये लिखा है? Thy soul was like a star and dwelt। मिल्टन एंड अबाउट शेक्सपियर, मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में ऐसा लिखा है। कीट्स अबाउट मिल्टन, या फिर वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, या फिर मिल्टन अबाउट स्पेंसर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ ने ये लाइंस लिखी हैं मिल्टन के लिए। क्या लिखी है? Thou soul was like a star and dwelt apart। Okay, Wordsworth wrote about Milton, thy soul like a star and dwelt apart। These lines appeared in the poem London 1802। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, किस पोएम में लाइन्स आई हैं? तो लंदन 1802 में ये लाइन्स आई हैं, जिसमें ये लाइन्स इन्होंने
मिल्टन के लिए लिखा है। क्लियर? द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ये जो पोएम इन्होंने लिखी थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी जब लिखी थी, तो मिल्टन किस साल, कितने साल के थे? 20 ईयर्स के थे या 23rd ईयर के थे या 43 ईयर्स के थे या 47 ईयर के थे? ही वॉज 20 ईयर्स when he wrote on the morning of Christ nativity. ओके, अब इसको एक अनदर नेम से जाना जाता है, दिस इज एन ओड ऑल्सो नोन एज नेटिविटी ओड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक ओड है और इसको नेटिविटी ओड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आपको जो क्रिस्ट का बर्थ हुआ है, ये क्रिस्ट के बर्थ के बारे में पोएम है और ऑल्सो पोएम अबाउट द बर्थ ऑफ अ पोएट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश? पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी? 1657 में, 1671 में, 1637 में या 1667 में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1667। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट ऑफ पब्लिश इन 1667, दिस इज अ ब्लैंक वर्स पोएम, ये चीज ध्यान रखिएगा। ब्लैंक वर्स में एक एपिक पोएम है। एपिक क्या होता है? जैसे महाकाव्य वगैरह होते हैं, लॉन्ग पोएम जो होती है उसको एपिक पोएम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ओरिजिनली जो पब्लिश हुई थी 10 बुक के साथ, वो 1667 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, उसके बाद बुक 7 एंड बुक 10 को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया, जिसके वजह से 1674 में ये 12 बुक के साथ पब्लिश हुई थी दोबारा। तो ये चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा, बुक भी पूछ जाएगा कौन सी बुक को से स्प्लिट किया गया था, तो बुक 7 एंड बुक 10 को आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये क्रिश्चियन जो माइथोलॉजी है उस पर ये बेस्ड बुक है। थीम ऑफ एरोपैगिटिका, एरोपैगिटिका सबसे पहले जो ये वर्क है ये मिल्टन का है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एरोपैगिटा लिबर्टी ऑफ वुमेन के बारे में है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में है, या फिर सैंक्शन ऑन प्रेस, या फिर सैंक्शन ऑफ पॉलीगैमी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीडम ऑफ प्रेस। Theme of Areopagitica is freedom of press. This is a pamphlet of John Milton published in 1644. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, which one was Milton's favorite? इनमें से मिल्टन का कौन सा फेवरेट है? पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट, या पैराडाइज रीगेन, या नन ऑफ द एबव? तो सही आंसर हो जाएगा पैराडाइज रीगेन। क्यों है पैराडाइज लॉस्ट, क्यों नहीं? क्योंकि जब इन मिल्टन जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, तो लिखने के बाद ये बहुत ज्यादा सैड हुए, क्योंकि क्या हुआ था ना कि इसमें गॉड का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, गॉड जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, सैटर्न उसमें जीत जाता है। तो इसकी वजह से इन्होंने फिर से मतलब जो हेवन है उसको फ्लोरिश करने के लिए, गॉड की सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए इन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड को लिखा। इस वजह से यहाँ पे पैराडाइज रिगेन इनकी फेवरेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, नथिंग इज हियर फॉर टीयर, नथिंग टू वॉल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिप्राल्स और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फियर and what make quite us in death so noble, where from these lines taken? ओके, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सैमसन अगोनिस्ट की ये लाइन है, इसकी जो बिलवेड होती है इसको धोखा दे देती है, तो उसी पे ये लाइंस है, मैं बोली थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? क्लोजेड ड्रामा है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दीज लाइन्स गिवन हैव बीन टेकन फ्रॉम Samson Agonis. This is a book by John Milton. It's a closet tragic drama. Samson is a biblical figure, a man of tremendous strength. बहुत ही मतलब एडवेंचरस कैरेक्टर था, वॉरियर था। ठीक है, स्ट्रेंथ थी उसके अंदर, बट फिर भी वो किसी तरीके से उसका डाउनफॉल होता है। वो आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एगोनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु इज एंगेज्ड इन स्ट्रगल, स्ट्रगल से जो घिरा हुआ पर्सन होता है उसको एगोनिस्ट बोलते हैं। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स की लिटरेरी फॉर्म क्या है? अ मास्क, अ पैस्टोरलिजी एंड एपिक, या फिर अ सोनेट? सही आंसर क्या हो जाएगा? अ मास्क। मास्क क्या होता है? द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज मास्क। Mask is a form of aristocratic entertainment in England in 16th and 17th century. यानी कि एक प्राइवेट में इनके इंटरटेनमेंट के लिए जो नाटक वगैरह चलते थे, परफॉर्मेंस वगैरह होती थी, उसको हम मास्क बोलते थे। ओके, तो कॉमर्स एक ऐसा ही वर्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, whom मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर इन पोएट्री। मिल्टन ने किसे बोला है कि उनका पोएट्री में वो मास्टर है? चौसर को, शेक्सपियर को, या फिर जॉन डन को, या स्पेंसर को? उन्होंने बोला है स्पेंसर को। सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। मिल्टन कंसिडर स्पेंसर एज हिज मास्टर इन पोएट्री। इट इज अ कॉमनली असर्टेड दैट एडमंड स्पेंसर, poet of great Elizabethan age, exerted influence upon John Milton। जॉन मिल्टन के ऊपर इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है। जॉन मिल्टन जो थे एक प्यूरिटन पोएट भी थे। दे बोथ हैड सम पैरेलल थॉट रिगार्डिंग पोएट्री। इनके जो थॉट्स थे पोएट्री को लेकर वो लगभग सेम थे। They believe that it is the duty of poet to teach. They conceive to lofty Christian Platonic ideal Milton, which deep in classic had yet a greater love for native literature. ओके तो ये चीज था। तो इन्होंने एडमंड स्पेंसर को मतलब एक बोला कि नो मास्टर में इनको पोएट्री है। ओके पोएट्री में इनको मास्टर है। लिटिल बिट फ्लिप ऑफ टाइम। यस तो 42 नंबर का क्वेश्चन है, द लिरिकल बैलाड वर बेटर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। अमेरिका में ज्यादा इनको अप्रिशिएट किया गया लिरिकल बैलाड को। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश इन अमेरिका इन ईयर, यानी अमेरिका में जो फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश कब हुआ था? 1798 को, या फिर 1805 को, या फिर 1801 को, या 1802 को? तो सही आंसर हो जाएगा 1802। The lyrical ballad were better appreciated in America than England. The first edition published in America in year 1802. It is a collection of poems by वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कैलरीज। अगर मैं आपसे पूछूं तो वर्ड्सवर्थ का कंट्रीब्यूशन कितना था, तो लगभग इसमें 19 जो पोएम्स थी, 19 पोएम्स का कंट्रीब्यूशन विलियम वर्ड्सवर्थ का था, और 4 पोएम्स का कंट्रीब्यूशन दिया था एस.टी. कैलरीज ने, जिसमें आपको राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर जो पोएम है इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा जरूर, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा है, बहुत ही अच्छी पोएम है। यस और ये जो कलेक्शन है 1798 में आया था। क्लियर, तो इसी से रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरिएट। ये पोएट लॉरिएट कब बने थे? 1798 में, 1805 में, 1843 में, या पोस्टथमसली यानी कि मरने के बाद? हाँ, ये तो ऑप्शन ही गलत है, इसको क्यों डाल ही दिया इसमें? मरने के बाद कौन राष्ट्र कवि बन जाता है ना? बनते भी हैं, हाँ बन भी सकते हैं, जैसे कि भारत रत्न मिलता है मरने के बाद भी मिलता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1843। 1843 से लेके जब तक मरे, मतलब डेथ नहीं हुई थी, सॉरी, रिस्पेक्टिवली वर्ड्सवर्थ, इनकी डेथ जब तक नहीं हुई थी तब तक ये यहाँ पे पोएट लॉरिएट थे, तो 1850 तक। इसलिए मैंने अपना नाम फ्रेंडली प्रोफेसर रखा है, जिससे मुझे इतना कोई बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिलोंग फ्रॉम सेम एज। यस तो वर्ड्सवर्थ जो थे ये पोएट लॉरिएट बने थे 1843 में। जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक ये पोएट लॉरिएट रहे, यानी कि 1850 तक। और इनके पहले थे वो सऊदी थे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर, विक्टोरिया की एज, क्वीन विक्टोरिया ने अपॉइंट किया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, where from these lines have been taken, our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us, our life star, hath had elsewhere its setting। तो ये जो लाइन्स है कहाँ पे मिलेंगी? टिंटन एवे में, टू अ स्काईलार्क, इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, या फिर नन ऑफ दीज? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ये हमारा राइट हो जाएगा। These lines have been taken from Intimation of Immortality. This is an ode of Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood of William Wordsworth. These lines occurs in 5th stanza. ये चीज ध्यान रखिएगा। यस क्लियर हो गया होगा ना, ये पॉइंट है ना, तो ये पोएम में ये लाइन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ये डैश आपके सामने लगा है, नेचर नेवर डिड बिट्रे। तो सिर्फ ये लाइन याद रखिएगा, ये आसान भी है याद करने में। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन, किस फॉर्म में है ये लाइन? इमोर्टैलिटी ओड, या फिर माइकल, या फिर ओड टू ड्यूटी, या टिंटन एबे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन टिंटन एबे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हेन वाज द प्रिल्यूड पब्लिश। द प्रिल्यूड जो है ना, ये कब ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की, यस। और इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। मैरी, यस, इनकी जो वाइफ थी, हाँ, उन्होंने ये पब्लिश करवाया था। और मुझे उनकी वाइफ का अभी नाम नहीं याद आ रहा है। यस, हाँ, मैरी, मैरी वर्ड्सवर्थ ने, इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने ये पब्लिश करवाया था। तो 1850 में, ये चीज ध्यान रखिएगा। द प्रिल्यूड 1850 में, इसको इन्होंने पहले टाइटल दिया था पोएम टू कॉलेरिज। उसके बाद ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बन गई और ये पब्लिश हुई थी 1798 में, जो इन्होंने वर्क किया था उसी के दौरान। ओके, तो ये 1850 में पब्लिश हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। मैरी जो इनकी वाइफ थी, इनकी डेथ होने के बाद ये पब्लिश हुई थी। Several of Galsworthy's early novels were written under a pseudonym. ठीक है, यानी बहुत सारे जो गाल्सवर्दी के वर्क्स हैं वो एक स्यूडोनियम के अंडर पब्लिश हुए थे। तो स्यूडोनियम का नाम आपको बताना है, जॉन सिन, या फिर आइजैक, या फिर जॉन सिन जॉन, या फिर इलिया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जॉन सिन जॉन, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं पूरा पढ़ देती हूँ जिससे आपको पता चले। सेवरल ऑफ जो गाल्सवर्दीज नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ pseudonym ऑफ जॉन सिन जॉन। ही फाउंड लो uncongenial and took to writing from the four winds 1897, a collection of short stories, a novel Jocelyn in 1898, both published at his own expense, used the name John St. John. But later the Iceland Pharisees 1904 was the first book appear under his own name. ठीक है, अब तो आपको यहाँ से दो तीन पॉइंट्स आपको मिल गए, यानी कि किस किस वर्क्स में है। तो फ्रॉम द फोर विंड्स 1897 का जो ये वर्क था, इसमें आपको जॉन सिन जॉन वाला मिलेगा। और जोसेलिन जो इनकी नॉवेल है उसमें आपको जॉन सिन जॉन मिलेगी। जॉन सिन जॉन नाम का इनका जो स्यूडोनियम है वो मिलेगा। लेकिन जो इनका जॉन गाल्सवर्दी एज अ राइटर के तौर पर जो उन्होंने नाम यूज किया है, जॉन गाल्सवर्दी, सिर्फ वो द आइसलैंड फेरिसेस 1904 में जो आया था, वहां से इन्होंने अपने नाम के साथ ये पब्लिश करवाना चालू किया था। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा बताना जरूरी है, तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज। जॉन गाल्सवर्दी की फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल कौन सी है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रेटर्निटी, सिल्वर बॉक्स या स्ट्राइक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबको पता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गाल्सवर्दी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे सही हो जाएगा। द मैन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, that began the novel sequence known as the Forsyte Saga, by which Galsworthy is chiefly remembered. The novel tackles the theme of the demise of upper middle classes through the character of Stone's Forsyte. Yes, Forsyte Saga की तो पूरी ट्रिलॉजी को मैंने पढ़ाया है, आपने नहीं देखा है तो बेशक जाके देख सकते हैं, पढ़ा दिया है मैंने, आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। और जॉन गाल्सवर्दी के मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको भी कंप्लीट किया है, फुल प्लेलिस्ट बनी है यूपीटीजीटी राइटर जॉन गाल्सवर्दी, यस, उनके वर्क्स के साथ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि फर्स्ट सक्सेसफुल वर्क कौन सा है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर? Which novel of Galsworthy is considered to be his masterpiece? मास्टरपीस क्या बोला जाता है इनका? पाइजन फ्लोरिंग वाइल्डरनेस, या फिर आइसलैंड फेरिसेस, या फिर इंडियन समर्स ऑफ फोरसाइट। ऑब्वियस सी बात है, फोरसाइट सागा की ट्रिलॉजी का इंडियन समर ऑफ फोरसाइट नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। ओके, द मैन ऑफ प्रॉपर्टीज भी इसको बोला जाता है, फॉलोड बाय इन चांसरी। आपको इसमें इंटरल्यूड्स 2 मिलेंगे और 3 यहाँ पे आपको ट्रिलॉजीज भी मिलेंगी। इंटरल्यूड मतलब बीच में जो कनेक्शन बनाने के लिए बीच में जो डाला जाता है। ठीक है, पूरा पढ़िएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले? आई फर्स्ट सक्सेसफुल जो प्ले बोला गया था, फर्स्ट सक्सेसफुल वर्क, मैन ऑफ प्रॉपर्टी बोला गया था। लेकिन यहाँ पे आपको अगर फर्स्ट प्ले पूछा जाए, कंफ्यूज नहीं होना, वो सिल्वर बॉक्स है, 1906 में आया था। ओके, और सिल्वर बॉक्स में इन्होंने इनजस्टिस जो हुई है, जो लोअर क्लास के और रिच में भी जो कंट्रास्ट होता है, उसमें जो सारा इनजस्टिस जो होता है वो जो पुअर लोग होते हैं उन्हीं के साथ होता है, उसी पे इन्होंने ये वर्क लिखा था, सिल्वर बॉक्स 1906
06, अरे वही जो सिल्वर बॉक्स चोरी करता है, वो मेन चोरी करने वाला वो होता है, सिर्फ वो उठा लेता है वहां से तो वो फंस जाता है। यस। When was जॉन गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1932। John Galsworthy was awarded Nobel Prize for Literature in 1932. He was awarded for his distinguished art of narration, which takes its highest forms in Forsyth Saga. Forsyth Saga में जो इनका एक देखने को मिला था किस तरीके से इन्होंने लिखा है, किस तरीके से मतलब पिक्चर को पूरा पिक्चराइज कर दिया। यस, ही वॉज 64, यानी कि 64 की एज में इनको ये अवार्ड मिला था। कौन सा? नोबेल प्राइज 1932 में। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज, जो डार्क फ्लावर इनकी जो वर्क है ये क्या है? एक लव ड्रामा है, एक ट्रेजिक प्ले है, या फिर लव नॉवेल है, या कॉमिक प्ले है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अ लव नॉवेल। ये एक तरीके की लव नॉवेल है जो कि 1913 में पब्लिश हुई थी। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स? कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स के बीच में जो ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो किस प्ले में आपको देखने को मिलेगा? इनका किस ड्रामा में देखने को मिलेगा गाल्सवर्दी के? स्ट्राइप में, सिल्वर बॉक्स में, लॉयल्टीज में, या फिर द स्किन गेम में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्राइप। स्ट्राइप में आपको देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन जॉन गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, ये चीज यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यही चीज है। इसमें ट्रिनाथा टिन प्लेट होती है, इसके वर्कर्स होते हैं, वो स्ट्राइक कर देते हैं, उनका एक लीडर होता है जो ये सारी चीजें करता है। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे लिटरेचर का क्वेश्चन जितने भी थे वो यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। बाकी का जो पोर्शन है वो ग्रामर का है। तो 2001 का जो पेपर था उसमें सिर्फ 85 क्वेश्चंस थे। तो आगे सब ग्रामर का क्वेश्चन है, वो आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज टेलीग्राम पे जाके मुझे वहां पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, हमारा ग्रुप भी बना हुआ है टेलीग्राम का, तो उस पे जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो आपने पूरा ये वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इस तरीके से सारे पेपर्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे वन बाय वन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।